नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्थिक समीक्षा 2020-21 में। तो 2-3 वीडियो मैंने इसके करवा दिए हैं और अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो चूँकि अब समय आ गया है, आरएस एग्ज़ाम भी अब आपका आने वाला है और एसआई एग्ज़ाम भी नज़दीकी है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए वापस से तैयारी में लग जाएं, ऐसा आवश्यक है और इसी का हम इंतज़ार भी कर रहे थे। तो थोड़ा सा रिकैप मैं आपको करवा देता हूँ। हमने जो है आर्थिक विकास के जो मुख्य सूचक हैं इन पर चर्चा कर ली है। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ये पहला वाला। और अभी जो है हम बात करेंगे अध्याय 1 की। तो सारांश जो है वो तो सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं को पूरा कंप्लीट एक सार रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप प्रीलिम्स के लिए जब भी आपको रिवाइज करना हो तब आपके लिए सारांश बहुत काम का है। मैं भी बता भी दूंगा आपको कैसे पढ़ना है उसे। बाकी अब हम शुरू करने वाले हैं वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 टॉपिक को कवर करता है। राज्य घरेलू उत्पाद दोनों तरह का, चाहे वो शुद्ध हो या वो सकल हो। इसमें भी 2 तरह की कीमतों पर होता है, प्रचलित कीमतों पर और स्थायी कीमतों पर। ठीक है, फिर हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेंगे, सकल स्थायी पूंजी निर्माण को समझेंगे और जो सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में मैं इसको कवर अप करूँगा और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो बार बार मैं जब भी क्लास लूँगा तो एक बार आपको ज़रूर बता दूंगा कि हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, आर्थिक विकास के जो सूचक हैं पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। कंप्लीट हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। सारांश में हमने जो जनसांख्यिकीय विश्लेषण है वो भी किया था। जो वर्तमान में हमारा लेटेस्ट डेटा है एज पर इकोनॉमिक रिव्यू, वो हम पढ़ चुके हैं। तो जनसांख्यिकीय रूपरेखा पर मैंने बात कर ली है, लिंगानुपात, घनत्व और बहुत से टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर अप हो चुके हैं। तो इससे आगे की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से जनसांख्यिकीय रूपरेखा तो मैं पढ़ा चुका हूँ। राज्य की अर्थव्यवस्था, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये टॉपिक हम कवर अप करेंगे। बैंकिंग और वित्त भी इसी में आ जाएगा। यहाँ पर ये समरी दी हुई है। ठीक है, ये समरी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। समरी जो है ये आपको जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो आपको अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तब काम में आता है। लेकिन हमें तो डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं सीधा चैप्टर पे चल रहा हूँ और जो चैप्टर 1 है वहाँ से शुरुआत करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। ये लीजिए, चैप्टर का नाम है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारा जितना भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर अप यहाँ पर करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, इनकम से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और हमारे जो सूचकांक है, मूल्य सूचकांक, जो प्राइस इंडेक्स है, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा रिकैप इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा समरी दिया हुआ है। जैसा कि पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था है, हमारा जो स्टेट इकोनॉमी है, उसका जो टोटल एक आकार है वो कितना कितना टोटल वैल्यू धारण करता है, वो दिया हुआ है कि 2020-21 में ये लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है। देखो, अब मैं आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। अब आप 9.58 लाख करोड़ तो याद नहीं कर पाओगे, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारी राजस्थान की जो इकोनॉमी है ना, ये लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है। बस इतना सा आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना है। ठीक है, कितना है? 10 लाख करोड़ के करीब है। तो 9.58 है तो 40 लाख के करीब कम है, लेकिन 10 लाख करोड़ का एक अनुमान आपको रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे ना वो इसके आसपास के आएंगे। तो आप जब देखोगे ऑप्शन को तो आपको याद आ जाएगा। अब बात करते हैं, देश से तुलना करते हैं। जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये डेटा याद कर लो कि चूंकि आज के समय में पूरे देश भर की जो जनसंख्या है, जैसे लगभग 1.36 करोड़ के करीब है, उसमें से हमारी जनसंख्या 6.86 करोड़ के करीब है। ठीक है, जो 1.21 हमने जनगणना 2011 के हिसाब से बताई है, 1.21 अरब, उसमें से 6.86 है, जो कि लगभग 5% के करीब ही बैठती है। तो इसी तरह से हमारे जो पूरे देश भर का सकल घरेलू उत्पाद या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका अगर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम लगभग 5% के करीब ही बैठते हैं, 4.92%। तो हमारी जनसंख्या जितनी प्रतिशत है ना, उतने ही प्रतिशत के लगभग हमारा सकल घरेलू उत्पाद भी है। याद करने का तरीका ही है। ठीक है, तो 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर, मतलब जो करंट वैल्यूज है, करंट जो प्राइसेस हैं, उनके आधार पर जो है सकल घरेलू उत्पाद जो देश का है, अगर 100 रुपये माने
तो हमारा राजस्थान का हिस्सा 4.92% या 5% के बराबर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट हुई है, क्योंकि राज्य की नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी गिरी है। 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 7.3% गिरी है अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के आधार पर, ठीक है, और जो हमारा CSO है उसके आधार पर। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी लगभग 6.61% की गिरावट हुई है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। निर्यात रुक गया है, इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है वो रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, खनन की जैसी गतिविधियों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। तो इस वजह से ये गिरावट देखने को मिली। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 के लिए कृषि, उद्योग और सेवा, 3 क्षेत्र होते हैं हमारे किसी भी अर्थव्यवस्था के। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि और खनन आता है, उद्योग क्षेत्र जिसको हम सेकेंडरी क्षेत्र बोलते हैं जिसमें विनिर्माण जैसी गतिविधियां होती हैं, और टर्शरी क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जहां पर बने बनाए उत्पादों को आप जो है बेचते हैं। तो ये 3 क्षेत्र जो है इनका योगदान देखा जाता है कि प्रचलित कीमतों पर इनका कितना कितना योगदान है ग्रोथ में। तो आप देख सकते हैं कृषि का योगदान लगभग 30% के करीब रहा है, 25% के करीब हमारे उद्योग क्षेत्र का, और 45% के करीब हमारे सेवा क्षेत्र का योगदान है। डेटा को रटना नहीं है, नहीं रट पाओगे, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, रटने की कोशिश करना भी नहीं है, बस लगातार बने रहना है और ये जो कक्षा है ना इसका आनंद उठाना है। बस इसमें परेशान नहीं होना है कि इतना सारा डेटा कैसे याद करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे ना धीरे धीरे दिमाग में बैठता रहेगा। इसके बाद आता है कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय, देखो डेटा याद कर रहे हैं हम, कितना है प्रचलित कीमतों पर? 1,10,000 के करीब मान लो आप, मतलब कि 1,10,000 रुपये हर व्यक्ति की आय है। तो पूरा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जैसे ही राज्य की आय का भाग देते हैं, मिड मतलब कि वर्ष की माध्य आय जो है, पूरे वर्ष भर में जो मध्य में जनसंख्या है, मतलब शुरुआत में कुछ अलग होगी और अंत में कुछ अलग होगी, उसका जो मीन है उसका जैसे हम भाग देते हैं ना हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है? प्रति व्यक्ति आय के रूप में आती है। वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण, मतलब जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जितना हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें से परमानेंट कैपिटल का जो निर्माण हुआ है, ऐसी कैपिटल जो परमानेंट है, मतलब ऐसी बहुत सी मशीनें हमने बनाई हो या ऐसी चीजें जिनका कंजम्पशन एक अचानक से नहीं होता। जैसे अगर अनाज पैदा किया है तो वो परमानेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने किसी भवन का निर्माण किया है तो वो स्थायी पूंजी है। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो कुल घरेलू उत्पाद का 27% के करीब है, मतलब 1/4 है। 1/4 हिस्सा जो हमने उत्पादित किया है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, मतलब वो परमानेंट कैपिटल का हमने जो है प्रोडक्शन किया है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसमें लगभग 6.54% की बढ़ोतरी हुई है। तो जितनी हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है, देखो 6.61% की गिरावट हुई है ना, 6.5% के करीब हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर ही जो थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि है वो 6.5% के करीब है, ये आपको याद रखना है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये भी बड़ा है 5.62% पिछले वर्ष की तुलना में। बस ये बेसिक आपका हो गया जो वृहद आर्थिक प्रवृत्ति में। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सकल घरेलू उत्पाद को हम पढ़ने वाले हैं, राज्य की आय को पढ़ने वाले हैं, तीनों जो क्षेत्र है कृषि, उद्योग और सेवा, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और सकल स्थायी पूंजी निर्माण को हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो मूल्य सूचकांक है सामान्य और उपभोक्ता वाले, इनको हम पढ़ने वाले हैं। इन सभी पर मैं फोकस रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना हुआ है और कोरोना की वजह से महामारी का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। लॉकडाउन रहा, उपभोग में कमी आई, ठीक है, खास करके विलासितापूर्वक वस्तुएं जो है उनके उपभोग में कमी आई, विभिन्न प्रकार के निर्यात की वस्तुओं में कमी आई, लोग अपने घरों पर रहे, काम नहीं किया, तो इस वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है। और इसीलिए एक विशेष कार्यबल का गठन सरकार ने किया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। नाम याद रखना, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। परिषद का काम क्या है? जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, उसको कम करना और वापस से रिवाइव करना अर्थव्यवस्था को, ये कोशिश हमने की है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन अवधि में जो अर्थव्यवस्था में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पे हुई है
वो लगभग 7.5 से ऊपर की है, लेकिन राज्य की वहीं पर कम है 6.5 से भी, तो 6.2% के करीब माना जा रहा है। इसके जो एग्जैक्ट डेटा हैं वो बाद में आएंगे, तो वो हम देख लेंगे जब भी आएगा, लेकिन अभी के लिए हमें बुक से यही याद रखना है, क्योंकि आपको जब भी पूछा जाएगा ना, तो इकोनॉमिक रिव्यू से पूछा जाएगा स्ट्रेट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वाले। और अगर आपने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लिया तो आपका इकोनॉमिक्स आधा कंप्लीट हो गया, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले राज्य घरेलू उत्पाद को समझ लेते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? पहली बात तो राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये केवल एक राज्य विशेष के उस क्षेत्र में सीमित होता है जो उसकी सीमा के अंतर्गत है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो सीमा है, इसमें होने वाली जितनी भी आर्थिक गतिविधियों की वजह से उत्पादन होता है, दरअसल वही हमारी राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में होता है। राज्य घरेलू उत्पाद दरअसल आप इस तरह से सोचिए कि हमने कोई खनन की गतिविधि की, हमने कोई चीज़ खनन करके बाहर निकाली, हमने कुछ चीज़ों का उत्पादन किया, जैसे हमने गेहूँ उगाया, हमने बाजरा उगाया, सरसों उगाई। इसके बाद में हमने कुछ सर्विसेज प्रदान की, जैसे कि हमारे यहाँ कोई पर्यटन के लिए घूमने आया और उसकी वजह से हमने रेवेन्यू जनरेट किया। ये जो सारी घटनाएं शिक्षा के माध्यम से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे पेमेंट किया और इससे कुछ जनरेशन हुआ, तो ये जो सेवाएं और उत्पाद हैं, ये जितने भी उत्पादित हो रहे हैं राजस्थान की सीमा में। ठीक है, हमारे राजस्थान में जो कुछ सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, जो कुछ विनिर्माण करके हम उत्पाद बना रहे हैं वैल्यू एडिशन करके, और जो कुछ हम कच्चे माल के रूप में उत्पादित कर रहे हैं, इन सभी की वैल्यू जोड़ी जाती है। और जब इस पूरी वैल्यू को जोड़ लिया जाता है साल भर के लिए, तो उसी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए। दोहरी गणना मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक बनाई और बाइक के अंदर आपने एक बैटरी लगाई, तो अब जो बैटरी है वो तो पहले ही उत्पादित हो चुकी ना। तो बाइक में जब आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि बाइक का मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो एक्स्ट्रा हमने उत्पादन किया है केवल उसी को काउंट करेंगे, फिर हम बैटरी को काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि बैटरी उसी बाइक में चली गई, या तो हम बैटरी को पहले काउंट कर चुके होंगे, तो हम जब बाइक की कीमत देखेंगे तो वहां पर बैटरी को ऐड नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि हमने वहां पर बैटरी का उत्पादन नहीं किया है। बाइक को बनाने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है केवल उसको एडिशन में हम लेंगे। ठीक है, तो बैटरी और बाइक का ये उदाहरण आपको समझा देता है कि दोहरी गणना नहीं करना है। ठीक है, तो बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि क्या है? अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 जिसकी हम बात कर रहे हैं, निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग। अब अंतिम वस्तु हम क्यों बोल रहे हैं? हम दरअसल क्या करते हैं, अब बैटरी की तो बार बार हम गणना कर नहीं सकते। अगर हमने कोई बाइक बना दी तो हम केवल बाइक की फाइनल वैल्यू को देखते हैं और उसमें जो बैटरी लगी है उसकी वैल्यू को नहीं देखते, क्योंकि जब हमने बैटरी खरीदी थी तो हमने बाइक की वैल्यू में उसको इंक्लूड कर लिया। इसलिए हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट जो है उसी को देखते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने गेहूं उगाया और उसकी किसी कंपनी ने ब्रेड बना दी, तो ब्रेड की जो वैल्यू है ना उसको हम काउंट कर लेंगे, लेकिन जो गेहूं वहां पर ब्रेड बनाने में काम आ गया फिर वो काउंट नहीं होगा। तो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा, इसी का मौद्रिक मूल्य जो है उसको जोड़ा जाता है। बीच में कोई भी अगर उत्पाद है उसका मौद्रिक मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। यही है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मैं उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आए वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो क्या है? सभी प्रकार के अंतिम वस्तु और सेवा जो कि उत्पादित किए गए हैं एक निश्चित अवधि में। अब इसको दो कीमतों पर हम देखते हैं, एक है प्रचलित और दूसरी स्थिर। दरअसल क्या है दोस्तों, महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए इस तरह से काम किया जाता है, प्रचलित और स्थिर कीमतों पर। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, एक वर्ष विशेष को कह देते हैं कि यार इस समय जो भी स्थिर है उसको हम 100 मान लेते हैं। जैसे 2011-12 जो है उसमें हमने मान लिया कि किसी वस्तु की वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस साल गिन रहे हैं 2020-21 में, तो हम क्या करेंगे 2020-21 में हम पहले इसकी कीमत देखेंगे कि आज जो है कीमत हो गई है मान लीजिए उस वस्तु की 133 रुपये। अब हम ये भी देखेंगे कि आज की तारीख में उस समय जब ये 100 रुपये की थी और आज 133 रुपये की थी, तो एक 33 रुपये का अंतर जो है कीमत में आ गया है उस वस्तु में। क्यों? क्योंकि ये जो 33 रुपये है ना, ये महंगाई हो गई है। तो ये महंगाई को कम करके अगर हम निकालेंगे तब तो हो जाएगा स्थिर कीमतों पर। मतलब अगर हम 2011-12 की वैल्यू लेते हैं, हमने कोई बाइक आज बनाई, मान लीजिए उस समय कोई बाइक 50,000 में आ रही थी और आज वो बाइक 80,000 की हो गई है। तो आज की 80,000 रुपये को अगर आप जोड़ोगे तो आप बात कर रहे हो प्रचलित कीमत पर,
और अगर आप 50,000 रुपये जोड़ रहे हैं बाइक की कीमत तो आप कर रहे हैं स्थायी कीमत पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी आप स्थिर कीमत बोलते हैं तो आप 50,000 रुपये वैल्यू आंक रहे हैं, और जब आप प्रचलित कीमत बोल रहे हैं तो आप 80,000 रुपये वैल्यू आंक रहे हैं। तो महंगाई का जो इफेक्ट है उसको हम जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित जितने भी उत्पादन का प्रचलित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन होता है। और जैसा मैंने बताया, प्रचलित मूल्य में महंगाई का प्रभाव छिपा होता है, इसलिए हमें फिर स्थिर कीमत पर भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर ये टेबल आपको बहुत कुछ समझा देगी। यहां पर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, मतलब हमने केवल जो उत्पादित किया वो, हमारा जो खर्चा आया, जो कंजम्पशन हुआ, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, स्थिर कीमत पर अगर हम देखें तो लगातार लगभग 5.5, फिर उसके बाद में 6 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया, और फिर पिछले साल 2019-20 में तो 6,90,000 करोड़ के करीब, मतलब 6,88 के करीब पहुंच गया था। इस बार गिरावट हुई है और पहुंच गया 6,43 पर, मतलब 6.5 लाख करोड़ के करीब हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस वर्ष है। पूरी अर्थव्यवस्था का मूल्य मैंने कितना बताया था, 9.62 या जितना भी था, 9.60 के करीब हम मान लेते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था का मूल्य 9.60 लाख करोड़, ठीक है। और जो इस साल उत्पादित हुआ है स्थिर कीमतों पर वो है 6,43,222। अब यहां देखो आप, जब हम प्रचलित कीमत पर बात करते हैं ना, तो दरअसल ये वही वैल्यू है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था का है। तो 9,57,000 करोड़ रुपए लगभग माना गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रचलित कीमत पर, और स्थिर कीमत पर ये कितना है, 6,43,000 करोड़। कारण क्या है, क्योंकि भैया जब 2010-11 की वैल्यू हम देखते हैं तो वो कम है, और जब हम 2020-21 की वैल्यू देखते हैं तो वो ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। अब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का प्रचलित कीमतों पर जो अंतर है वो है नकारात्मक 4.11%, मतलब गिरावट आ गई एक तरह से। हम लगभग 10 लाख करोड़ पर पहुंच चुके थे पिछले साल, लेकिन ये घट करके 9,60,000 के करीब रह गया, और यही हमने देखा था हमारी अर्थव्यवस्था की वैल्यू, ठीक है। इसी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है राज्य की आय। भाई हमारा जो भी राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसी को तो हम एक आय के रूप में देखते हैं। तो राज्य की जो कुल आय है ना, वो यही सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। तो जो प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसी को हमने राज्य की आय बोल दिया, ठीक है। और चूंकि हमें महंगाई का इफेक्ट कम करना होता है तो हम स्थिर कीमत पर देखते हैं। तो लगभग अंतर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लगभग 3 लाख करोड़ का अंतर है। तो ये पिछले 10 सालों में जो महंगाई हुई है इसकी वजह से अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये नक्शा साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरह से गिरावट हो रही है। देखो यहाँ पर लगातार वृद्धि थी दोनों में, ठीक है, और यहाँ पर अचानक से ये गिरावट को हमें दर्शा रहा है, इंक्लाइन हो गया है, नीचे की ओर जो है हमारा ग्राफ जाने लगा है। तो कोरोना का इफेक्ट ये हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने भारत के साथ इसकी तुलना की है कि भारत के साथ हमारी क्या तुलना है। प्रचलित कीमत पर देखें तो हमारा 9,60,000 करोड़ के करीब है। भारत का जो है 1,94,लाख करोड़ की 1.94 लाख करोड़ के करीब है, ठीक है। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,94,00,000 कितना है, 1,94,00,000, फिर आगे करोड़ लगेगा। तो ये है सकल घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय स्तर पर, और हमारा है 9,57,000 करोड़ रुपए। तो भारत में वृद्धि हुई है नकारात्मक 4.22, और राजस्थान में हुई है 4.11। नकारात्मक है इसलिए माइनस लगाया है सामने, और प्रतिशत है 4.92, मतलब 5% के करीब जो है पूरा जो अखिल भारतीय स्तर है उसकी तुलना में हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ये तो हो गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, स्थिर कीमतों पर भी ये बताया है। तो स्थिर कीमतों पर 1,34,00,000 करोड़ रुपए है अखिल भारत पर, और हमारा है 6,43,000। तो हमारे यहाँ पर गिरावट हुई है 6.61% की, और राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट हुई है 7.73% की। तो 7.7 यहाँ पर है और 6.6 हमारा है। हमारा कम है गिरावट, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर की बात करें तो भारत की जो टोटल ओवरऑल गिरावट है उसकी तुलना में राजस्थान में 1% कम है। तो गिरावट हमारे यहाँ पर कम हुई है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर रहे हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। देखो स्थिर और प्रचलित कीमत आपको समझ में आ गया। महंगाई के इफेक्ट को छुपाने के लिए हम स्थिर और प्रचलित कीमत का प्रयोग करते हैं।
अब मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। तो क्या है, हमने कोई भी चीज़ उत्पादित कर ली, सपोज कीजिए आपने बहुत सारी बाइक्स बना ली, बहुत सारे आपने रेलवे बना लिए, बहुत से पुल बना लिए, सारी चीज़ें आपने बना ली। अब आप ये देखिए कि जब आप इन चीज़ों को बना रहे थे तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें कंज्यूम भी हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी ना। जैसे मान लीजिए आप गेहूं पैदा कर रहे थे तो आप ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रैक्टर को चलाते समय आपका जो ट्रैक्टर है, जो कि एक स्थायी पूंजी है, ट्रैक्टर को हम क्या मानते हैं, फिक्स कैपिटल मानते हैं ना, एक बार लगा दिया तो वो फिर लंबे समय तक चलेगा। उसका कंजम्पशन भी तो हुआ होगा, उसमें घिसावट हुई होगी, टूट फूट हुई होगी, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। उस घिसावट और उस टूट फूट को जब हम कम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है होती है शुद्ध। मतलब हमने अपनी लागत को कम कर दिया। कौन सी लागत? जो स्थायी पूंजी में से कम हुई है। कैपिटल और नहीं देखेंगे हम, इसमें केवल जो लागत स्थायी पूंजी के रूप में थी। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो कम कम हो रही है। अब जैसे मुझे अभी थोड़े दिन पहले 5000 की नई बैटरी लेनी पड़ी, तो जो पिछली बैटरी थी वो खप गई। तो एक तरह से मेरे को पढ़ाते समय मैंने जो भी सेवाएं उत्पादित की, आपको जो भी रेवेन्यू मैंने जनरेट किया, उसमें से मैंने अपनी बैटरी जो है उसका कंजम्पशन कर लिया। तो वो कंजम्पशन होने की वजह से उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब मुझे शुद्ध मेरी जो उत्पाद है उसका पता चल पाएगा कि मैंने कितना उत्पादन किया। तो सकल स्थायी पूंजी उपभोग क्या करता है? दरअसल जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें से जो पूंजी उपभोग हुआ है, स्थायी पूंजी का मतलब जो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल्स थी, जो भी हमारी मशीनरी थी, जो भी हमारा मानव संसाधन था, उसका जो घिसावट हुई है, जो टूट फूट हुई है, उसको हम कम करते हैं। और फिर हमारे पास आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि जो भी हमारी घिसावट या टूट फूट है उसकी भी एक वैल्यू है, उसको हम यहाँ पर कम करते हैं। ये भी स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पर आता है। तो प्रचलित कीमत पर देखें तो ये लगभग 862 है, 8,62,000। हमने वहाँ देखा था 9,57,000। तो 957 की तुलना में ये 862 होता है। इसी तरह यहाँ पर हमने देखा था इसको लगभग 666 के करीब, ठीक है, और ये यहाँ पर है 570। अब ये डेटा देखो याद नहीं रहता है, आपको केवल दिमाग में रखना है कि ये 6.5 के करीब था और यहाँ पर ये 5.7 के करीब है। लाख करोड़ में आप इसे गिन लें। जैसे कि यहाँ गिरावट जो है ये 6.61 के करीब थी, 62 के करीब, यहाँ पर 658 है, और ये जो 4.11 के करीब थी ये 4.06 है। डेटा पर मत जाओ आप, केवल एक आइडिया रखो दिमाग में कि ये डेटा कैसे रिलेट करना है। जैसे 957 याद कर लिया और 666 या 662 याद कर लिया, उसी तरह से यहाँ पर 862 और 570 याद करना है। ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा। आप अगर इस डेटा को रटने की कोशिश करोगे कुछ याद नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं होता है। चलिए, दो चीज़ें हो गई, हमने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पढ़ लिया और हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद पढ़ लिया। दोनों की हमने राष्ट्रीय स्तर पर तुलना भी कर ली। याद करना पड़ेगा, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, नहीं याद करोगे लॉस खुद का है। अगला आता है सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। मतलब आपकी जो 3 क्षेत्र है ना, कृषि, उद्योग और सेवा, उनमें आपने वैल्यू में कितना एडिशन किया। मतलब जो भी उत्पादन हम करते हैं उस उत्पादन में हमने कितनी और वैल्यू ऐड की है, कितना और जोड़ा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन हम दोनों कीमतों पर देखते हैं, स्थिर कीमत पर भी और प्रचलित कीमत पर भी। स्थिर कीमत पर जब हम वैल्यू को पुरानी कीमतों पर देखते हैं 2010-11 पे तो स्थिर हो गया, और जब हम वर्तमान पे देखते हैं तो प्रचलित हो गया। तो हमारा जो वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन है स्थिर कीमत पर, बुनियादी मूल्यों पर, तो वो लगभग 6.01 करोड़ के करीब रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ में, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। 2020-21 में हमारा सकल राज्य मूल्य वर्धन है 6 लाख करोड़ के करीब। ठीक है, कितना है? 6 लाख करोड़ के करीब। इसमें से अब आप देखिए योगदान किस किस का कितना है। ये हमारा है बुनियादी मूल्यों पर, मतलब स्थिर मूल्यों पर, जो फिक्स कैपिटल है उस फिक्स वैल्यूज जो है उस पर 30% के करीब है आपके कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का है 28% के करीब, और 42% के करीब है आपके जो सेवा क्षेत्र है उसका। ये स्थिर कीमत पर है। नक्शे में आपको और पता चल जाएगा। 2011-12 से मैं तुलना करूं तो आप देख रहे होंगे कृषि क्षेत्र का जो है योगदान बढ़ रहा है। जैसे जो सेवा क्षेत्र है इसका भी योगदान जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। ये 32 था, सॉरी, सेवा क्षेत्र का योगदान डिक्लाइन हो रहा है, उद्योग क्षेत्र का, और जो सेवा क्षेत्र है इसका भी बढ़ रहा है। तो कृषि में और जो सेवा क्षेत्र है उसमें तो एक और वृद्धि हुई है, जबकि जो उद्योग क्षेत्र है वो गिरावट को दर्शा रहा है स्थिर कीमतों पर।
दोनों में ही लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रचलित कीमतों पर बात करूंगा तो वहां पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए प्रचलित कीमतों पर भी है, सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर भी लगभग 30% के करीब आपका कृषि क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र तो और भी कम हो गया, देखो 24% ही रह गया, और सेवा क्षेत्र बढ़कर के 45 हो गया। तो सेवा क्षेत्र की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और उद्योग क्षेत्र की वैल्यू कम है। अब उद्योग का योगदान 1/4 रह गया है, जबकि कृषि का 1/3 हो गया है। इसके बाद जैसे हमने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखा, उसी तरह से यहाँ पर शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन भी हम देखते हैं। ये भी पूरा का पूरा डेटा है, आपको स्ट्रेट याद करना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि प्रचलित कीमतों पर तो आप कम से कम याद कर ही लेवें, क्योंकि प्रचलित कीमत पर भी अगर याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, तीनों क्षेत्रों में अलग अलग वर्गीकरण हम करते हैं। जैसे देखिए कृषि क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कृषि क्षेत्र में जो है 4 चीजें आती है, फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र। इन चारों का भी योगदान हम अलग अलग देखते हैं, भाई सबसे ज्यादा किसका है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। और बाद में आता है आपका सेवा क्षेत्र, जिसमें रेलवे, अन्य यातायात, भंडारण, संचार, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सी जो स्थावर संपदा हम बनाते हैं, मकान वकान, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, वित्तीय और अन्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। चलिए इनके भी मैप्स दिए होंगे, उनको हम एक बार देख लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। शायद इस बार ये मैप इन्होंने नहीं दिए, तो पिछली बार जो है हर बार इनका मैप दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की, तो 3 फील्ड है हमारे, एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण या जिसको हम बोलते हैं उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर वर्तमान में लगभग 30% के करीब है। अगर बात करूँ इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो ये लगभग 28% के करीब है, और सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो ये 42% के करीब है। इस पर स्थिर कीमतों पर, वहीं प्रचलित कीमतों पर एग्रीकल्चर जहां 30 पर ही है, वहीं पर 25 के करीब हमारा उद्योग चला जाता है और 45 के करीब हमारा सर्विस सेक्टर चला जाता है। एग्रीकल्चर लगभग उसी स्थान पर है जहां पर वो पहले भी था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पर हम जब भी देखते हैं तो ये 1,10,000 रुपये के करीब आपको याद रखना है अभी के लिए। कितना रखना है? 1,10,000 के करीब। ठीक है, चलिए तो ये देखो यहाँ पर वर्ष 2019-20 में 20-21 में 1,09,000 रुपये यहाँ पर बताई गई है, तो आप इसको राउंड फिगर में 1,10,000 याद कर लो। और गिरावट हो गई इसमें कितनी? 5% की। कैसे? पिछले साल 1,15,000 के करीब रहा था अग्रिम अनुमान जो है उनमें, इस बार ये गिरावट होकर 5.29% रह गई है। वहीं पर अगर हम स्थिर कीमत पर बात करें तो पिछले साल जो 78,000 थी उसकी तुलना में अब की बार 72,000 हो गई है, तो गिरावट होकर कितनी? 8% की गिरावट हुई है। तो पिछले साल 78,000 और 1,15,000 थी, और इस बार जो है गिरावट होकर के ये लगभग 72,000 के करीब हो गया है, और ये 1,10,000 के करीब हो गई है। इस तरह से आपको याद रखना है। जो भी ऑप्शन आएंगे वो ऐसे ही इनके आसपास के आएंगे, तो उनमें से देख करके आप लगा दें। आप अगर एग्जैक्ट फिगर भी याद कर सकते हैं तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के जो स्थिर कीमतों पर अनुमान है वो कुछ इस तरह से हैं। अखिल भारत से भी इसमें तुलना की गई है, मतलब भारत के स्तर पर देखें तो जहां राजस्थान का 72,297 है, वहीं भारतीय स्तर पर यह 86,000 के करीब है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 86,000 के करीब है, लेकिन राजस्थान में 72,000 है, तो 13,000 का डिफरेंस हम कम है। पिछली बार की तुलना में हमारे 7.5% की गिरावट हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 9% की गिरावट देखने को मिली है। प्रचलित कीमत पर देखते हैं तो हमारी 1,09,386 है, राष्ट्रीय स्तर पर ये 1,26,000 मतलब 1,25,00,000 के करीब है। हमारे यहाँ पर गिरावट हुई है 5.29% की पिछली बार की तुलना में, और राष्ट्रीय स्तर पर है 5.41% की। गिरावट हर जगह हुई है, इस बार वृद्धि का कोई रुझान कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो ये हमने प्रति व्यक्ति आय भी देख ली है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। चलिए तो आधा घंटे की कक्षा हो गई है और मैं यहाँ पर इसको विराम दूंगा। आप इन्हें याद करें, बुक आपके पास होगी, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। RS जंक्शन एप्लीकेशन पर भी मैं इन कोर्सेज को सबको कंबाइन कर रहा हूँ,
तो वहाँ से आप इसको वीडियोज़ को देख सकते हैं, चाहे तो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड करके और आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन करके लाभ उठाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।